हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको शेरशाह के शासन प्रबंध के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, परगने का प्रशासन, सरकारों के प्रशासन के बारे में विस्तृत रूप से बताया था। आज मैं आपको शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था के बारे में बताऊंगी। वह भू राजस्व व्यवस्था जो कि उसका एक बहुत बड़ी प्रसिद्धि का कारण थी और जो मुगलों के लिए भी एक पथ प्रदर्शक का काम करती थी। केंद्रीय सरकार की आय के मुख्य साधन लगान होता था, प्रमुख साधन होता था आय का। उसके अलावा लावारिस संपत्ति, व्यापारिक कर, टकसाल, नमक कर, अधीनस्थ राजाओं, सरदारों, व्यापारियों द्वारा आदि के दिए गए उपहार, युद्ध में लूटे गए माल का 1/5 भाग, जजिया कर आदि थे। सरकार के व्यय के मुख्य स्रोत होते थे सेना अधिकारियों के वेतन तथा सुल्तान व उसके परिवार के व्यक्तिगत खर्च। निसंदेह राज्य की आय का प्रमुख साधन भूमि कर अथवा लगान था। शेरशाह ने इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार शेरशाह का भूमि प्रबंध मुगलों के लिए एक बहुमूल्य विपत्ति था। सहसराम की जागीर का प्रबंध करते हुए उसने जिस लगान प्रणाली का परीक्षण किया था, राजाभिषेक के पश्चात अर्थात शासक बनने के पश्चात उसे ही उसने अपने राज्य में लागू किया। वह किसानों की भलाई में ही अपनी यानी राज्य की भलाई मानता था। शेरशाह की लगान व्यवस्था बहुत अच्छी मानी जाती है। उसने राजस्व अधिकारियों को यह स्पष्ट आदेश दिया गया कि लगान निर्धारण के समय किसानों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखा जाए। वह इस बात का पूरा ध्यान रखता था कि युद्ध के दौरान भी किसानों को किसी प्रकार की क्षति ना पहुँचे। तो शेरशाह की जो लगान व्यवस्था है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। उसकी निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहला है कि शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्यतः रैयतबाड़ी थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया गया था। मुल्तान के अतिरिक्त राज्य के सभी भागों में इस लगान व्यवस्था को लागू किया गया। इस कार्य में शेरशाह को पूर्ण सफलता नहीं मिली और जागीरदारी प्रथा भी चलती रही। मालवा और राजस्थान में भी इस व्यवस्था को लागू नहीं किया जा सका था। फिर भी उसने इस दिशा में पर्याप्त सफलता प्राप्त की थी। शेरशाह के सभी राज्य के सभी जगह एक समान भू राजस्व व्यवस्था यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू नहीं थी। कुछ राज्यों में प्रचलित रीति रिवाजों के अनुसार लगान वसूल करने का आदेश दिया गया था। जैसे राजस्थान में भी भूमि की पैमाइश करना संभव नहीं था। तो इस प्रकार जो प्राचीन व्यवस्था चली आ रही थी उसको भी मान्य था, लेकिन उसका जो मुख्य जोर था वो था रैयतवाड़ी व्यवस्था यानी कि किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करना और उसके आधार पर लगान निर्धारित करना। दूसरी उसकी प्रमुख विशेषता थी कि शेरशाह ने प्रत्येक गांव में कृषि योग्य भूमि की पैमाइश करवाई और पता लगाया कि किस किसान के पास कितनी और किस श्रेणी की भूमि है। तो इस प्रकार उसने हर भूमि की जो भी कृषि योग्य भूमि थी उसकी पैमाइश करवाई। पैमाइश के लिए पूरे साम्राज्य में सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया। यह सिकंदरी गज 31 अंगुल या 32 इंच के बराबर था और उत्पादन के जो भूमि की पैमाइश कराई गई थी उसके आधार पर संपूर्ण भूमि को बीघों में बांट दिया गया। एक बीघा 3600 सिकंदरी गज का होता था। फिर उसने उत्पादन के आधार पर या उर्वरक शक्ति के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में बांट दिया, उत्तम, मध्यम और निम्न। तीनों श्रेणियों की जो उपज थी उसको जोड़कर प्रति बीघा भूमि की औसत पैदावार निकाल ली जाती थी और उस औसत उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में लिया जाता था। जैसे उदाहरण के तौर पर उत्तम भूमि की वार्षिक उपज 40 मन प्रति बीघा, मध्यम की 30 मन
30 मन प्रति बीघा। निम्न है उसकी वार्षिक उपज है 20 मन प्रति बीघा, तो कुल उपज हुई 90 मन प्रति बीघा और 1 बीघा की औसत उपज हुई 30 मन। और सरकार का हिस्सा कितना हुआ? 30 मन का 1/3 यानी कि 10 मन प्रति बीघा। तो इस प्रकार प्रत्येक प्रकार की जो भूमि थी उसका औसत निकाल करके फिर सरकारी हिस्सा निकाल लिया, लगान का हिस्सा निकाल लिया जाता था। जो सरकारी लगान था वो नगद अथवा यानी सिक्के के रूप में अथवा जिन्स यानी कि गल्ले के रूप में, दोनों रूप में दिया जा सकता था। दोनों ही प्रकार की सुविधा थी किसान को कि वो दोनों में से किसी भी रूप में लगान दे सकता था, लेकिन नगद लगान लेना अधिक पसंद किया जाता था। जो स्थानीय बाजार में जो मूल्य गल्ले का होता था उसी के आधार पर नगद की शक्ल में, सिक्के की शक्ल में किसान सरकार को लगान देता था। निसंदेह ऐसी स्थिति में विभिन्न स्थानों पर गल्ले की भिन्न भिन्न कीमतें होती थी। इस कारण विभिन्न स्थानों पर गल्ले को सिक्के की शक्ल में बदलने की कीमतें भी अलग अलग होती थी। और जो शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं थी उनका लगान मुख्य रूप से नगद रूप में ही दिया जाता था। किसानों को फसल के अनुसार वर्ष में 2 बार लगान जमा कराने की सुविधा थी। इस शेरशाह ने भूमि का निर्धारण के लिए फसलदारों की यानी राई को लागू करवाया था, फसलदारों की सूची को लागू करवाया था। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे, यानी पट्टे की व्यवस्था की गई थी। पट्टे दिए जाते थे जिसमें किसान की भूमि का क्षेत्रफल, भूमि का प्रकार, किस प्रकार की भूमि है, उत्तम है, मध्यम है, निम्न है, पैदावार और लगान की दर का स्पष्ट उल्लेख होता था। और इसके बदले में किसान को कबूलियत पत्र के द्वारा इसको स्वीकार करना पड़ता था, यानी कि कबूलियत पत्र पर उसको हस्ताक्षर करने होते थे जिसमें उसे निर्धारित लगान अदा करने की स्वीकृति देनी पड़ती थी। इस लगान के अलावा भू राजस्व के अलावा कुछ और कर किसानों को देने पड़ते थे। लगान के अतिरिक्त किसानों को ज़मीन की पैमाइश करने के लिए और लगान वसूल करने में जो अधिकारी होते थे उनके वेतन आदि के लिए सरकार को जरीवाना और महासिलाना नामक 2 अतिरिक्त कर देने होते थे। जरीवाना ज़मीन की पैमाइश के लिए होता था और महासिलाना जो लगान वसूल करते थे, एकत्रित करते थे, उन अधिकारियों के वेतन के स्वरूप होता था। यह 2.5% तक था। इसके अतिरिक्त किसानों को पैदावार का 2.5%, अकाल, बाढ़ आदि जैसे समय में सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्थानीय गल्लाघरों में गल्ले की शक्ल में जमा कराना पड़ता था, यानी कि अनाज के रूप में उनको जमा कराना पड़ता था और आवश्यकता के समय उनको वापस कर दिया जाता था। शेरशाह ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रकार की प्रणालियों का प्रयोग किया था। पहला है नस्क या कनकूत। पहली है गल्ला बक्सी अथवा बटाई। इससे आशा उपज का किसान के साथ हिस्सा बांटने से था। यह प्रणाली काफ़ी प्राचीन और लोकप्रिय थी। बटाई 3 प्रकार की होती थी। खेत बटाई, इससे अभिप्राय खेत बोने के तुरंत बाद या खड़ी फसल में ही सरकार का हिस्सा खेत बांट कर निर्धारित कर दिया जाता था। दूसरी होती थी लॉक बटाई। इस प्रणाली में फसल काटने के बाद किसान फसल को खलिहान में लाता था और वहाँ फसल में से अनाज और भूरा अलग किए बिना ही किसान और सरकार का हिस्सा बांट दिया जाता था। तीसरी होती थी बटाई के अंतर्गत रास बटाई। रास बटाई में अनाज से भूसा अलग करने के बाद सरकार का हिस्सा निश्चित किया जाता था। दूसरी प्रणाली थी नस्क या कनकूत। इस पद्धति में फसल काटने से पूर्व ही पैदावार का अनुमान किया जाता था और उसके आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया जाता था। तीसरी थी नकदी अथवा जब्ती। भू निर्धारण की इस प्रणाली में किसान व सरकार के मध्य 3 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए प्रति बीघा प्रति वर्ष के हिसाब से लगान निश्चित कर दिया जाता था। चाहे किसान में खेत में कितनी भी पैदावार हो या ना हो, इसकी दर भूमि की श्रेणी और उसकी उर्वरा शक्ति पर निर्भर करती थी। किसान जमीन से 1 से अधिक भी फसल ले सकता था और साथ ही अतिवृष्टि
या अनावृष्टि होने पर या कोई प्रकोप होने पर, फसल नहीं होने पर भी उसे लगान में माफ़ी नहीं मिलती थी और ना समझौते की अवधि में सरकार लगान बढ़ा सकती थी। यानी कि निश्चित लगान रहता था और उतना ही लगान कृषक को देना पड़ता था। किसानों को भूमि सुधार या उपज हेतु ऋण की आवश्यकता होने पर सरकार द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता था, जिसे तकाबी कहा जाता था। किसानों से सुविधा अनुसार इस ऋण की पुनः वसूली की जाती थी। शेरशाह ने अपने अधिकारियों को यह आदेश दिया था कि जब लगान निर्धारित किया जाए उस समय कृषकों के साथ नरम रहें, मगर लगान वसूली के समय किसी भी प्रकार की रियायत ना बरतें। और साथ में शेरशाह इस चीज़ का ध्यान रखता था कि अगर कोई भी किसानों को तंग करता था तो उसको दंड दिया जाता था। अगर सेना के आवागमन के समय किसानों की फसल को हानि पहुंचती थी तो उसे मुआवजा दिया जाता था। वह स्वयं राजस्व के विभाग के जो कर्मचारी थे उन पर निगाह रखता था। प्रत्येक 2-3 साल बाद उनकी बदली करता यानी ट्रांसफ़र करता था, ताकि वो किसी प्रकार का अत्याचार कृषकों पर ना कर सकें। तो इस प्रकार उसने अपने कृषकों के हितों का पूरा ध्यान रखा, उनका भलाई का पूरा ध्यान रखा और साथ में उसने आर्थिक विकास यानी कि उपज के प्रोत्साहन की ओर पूरा ध्यान दिया। लेकिन जब हम इसकी राजस्व व्यवस्था का मूल्यांकन करते हैं तो इतने सारे गुण होने के बावजूद भी हम यह नहीं कह सकते कि शेरशाह की लगान व्यवस्था पूरी तरह दोष रहित थी। उसमें किसी प्रकार के दोष नहीं थे, उसमें कुछ न कुछ दोष अवश्य विद्यमान थे। जैसे इसमें मध्यम और निम्न भूमि के जो कृषक थे उनको अच्छी भूमि के किसानों की तुलना में, जो मालिक होते थे अच्छी भूमि के मालिक किसान, उनकी तुलना में अधिक लगान देना पड़ता था। उसके अलावा पैदावार का भू राजस्व कर तो था ही, इसके अतिरिक्त पैदावार का 1/3 लगान के अतिरिक्त जरिवाना, महासेलाना, सुरक्षा कर आदि और भी कर देने पड़ते थे, जिससे उनके पास अनाज कम बच पाता था। विभिन्न स्थानों पर गल्लों की भिन्न भिन्न कीमतें होती, जिससे सिक्के की शक्ल में लगान देने में कृषकों को असुविधा होती थी। राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाया था। लगान प्रतिवर्ष निश्चित किया जाता था, इस कारण किसानों को असुविधा होती थी। लेकिन इन सब दोषों के बावजूद भी शेरशाह की राजस्व व्यवस्था पूरी को हम अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो यह स्पष्ट होता है कि उसने कृषकों की भलाई और उन्नति का पूरा ध्यान रखा। वह पहला शासक था मध्यकालीन भारत का जिसने किसान और सरकार के मध्य सीधा संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। इस कारण से शेरशाह को भू राजस्व व्यवस्था की दृष्टि से देखें तो वह मध्यकालीन भारत में पहला शासक था जिसने कृषकों का इतना ध्यान रखा। इस कारण से मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शेरशाह की राजस्व व्यवस्था एक बहुत ही अच्छी राजस्व व्यवस्था मानी जाती है, जिसमें कृषकों का पहली बार हितों का इतना ध्यान रखा। इस संबंध में डॉक्टर कानूनगो कहते हैं, यदि शेरशाह 10 या 20 साल और जीवित रहा होता तो जो भ्रष्टाचार और जमींदार वर्ग था वो शायद समाप्त हो गया होता। हिंदुस्तान उत्साही एवं परिश्रमी किसानों द्वारा खेती किया जाने वाला तथा सिंचाई युक्त एक ऐसा विस्तृत भू प्रदेश होता जिसमें कहीं भी झाड़ी या घास नहीं होती। तो इस प्रकार शेरशाह मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक कृषकों का हित चिंतक शासक माना जाता है और ये सभी स्वीकार करते हैं कि शेरशाह ने सरकार और किसानों के बीच लगान को निश्चित करके किसानों के सरकारी कर्मचारियों के एकपक्षीय निर्णय और कठोरता से बचाया। अफगानों में वही एक ऐसा शासक था जिसने लगान व्यवस्था की ओर इतना अधिक ध्यान दिया। धन्यवाद।